हेलो सुपर फ्रेंड्स। सो फाइनली हम लोगों को थॉर लव एंड थंडर देखने को मिल ही गई। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे इस मूवी में, बट ओवरऑल कहूँ तो एक ठीक ठाक कॉमेडी मूवी थी ये। साथ ही साथ मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी थे जिनको आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ और काफी डिटेल में एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, मतलब किस तरह से वो एमसीयू के फ्यूचर पर इम्पैक्ट करेंगे। तो इसीलिए पहले से ही आपको स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में काफी सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड। सो अब स्पॉइलर वार्निंग के बाद बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन्स की। सो थॉर लव एंड थंडर के लास्ट में हमें 2 एंड क्रेडिट सीन्स देखने को मिले, जहां पहले मिड क्रेडिट सीन में हमें ज्यूस दिखता है जो कि अभी भी जिंदा है, क्योंकि मूवी में थॉर ने उसी के थंडरबोल्ट से उसके चेस्ट पर अटैक किया था और उस टाइम लगा कि वो मर गया, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में पता चलता है कि उसकी चोट हील कर रही है और वो अभी भी जिंदा है। और वो एक चीज को लेकर दुखी है कि आजकल गॉड्स को लेकर कोई डर नहीं रह गया, क्योंकि इतने सारे सुपर हीरोज आ गए हैं कि लोग सुपर हीरोज से ही सारी उम्मीदें करते हैं, और जिन छोटी छोटी चीजों के लिए वो पहले गॉड्स की तरफ नजर उठा के देखते थे, दया की भीख मांगते थे, चाहे लाइटनिंग हो चाहे रेन हो, अब इन किसी भी चीज के लिए वो गॉड से हेल्प नहीं मांगते हैं, बल्कि ह्यूमंस की उम्मीद के किरण सारे सुपर हीरोज हैं। और ज्यूस गुस्से में बोलता है कि इन सारे क्रीचर्स को फिर से हमसे डरना पड़ेगा जब वो थॉर ओडिनसन को मार देगा, और इसके लिए वो असाइन करता है अपने बेटे को। और एक अच्छे से वॉर मूवमेंट में हमें देखने को मिलता है हरक्यूलिस। यहाँ पर हरक्यूलिस का रोल प्ले कर रहे हैं ब्रेट गोल्डस्टीन, जिनको आपने टेड लासो में देखा होगा। अब इस पोस्ट क्रेडिट सीन का मतलब क्या, अगर ये समझने की कोशिश करें तो इससे 2 चीजें निकल के आती हैं कि फ्यूचर में हमें थॉर वर्सेस हरक्यूलिस भी देखने को मिलेगा, और साथ में एमसीयू में एक ऐसा इवेंट होने वाला है जहां पे हरक्यूलिस हमें देखने को मिलेगा, जो कि है सीक्रेट इन्वेजन। तो पहले बात करते हैं थॉर वर्सेस हरक्यूलिस की, उसके बाद देखेंगे कि सीक्रेट इन्वेजन में हरक्यूलिस का क्या रोल हो सकता है। अब ज्यूस ने अपने बेटे हरक्यूलिस को थॉर को मारने के लिए सुपारी दे डाली है, तो ऐसे ही थॉर वर्सेस हरक्यूलिस हमें कई बार कॉमिक्स में भी देखने को मिल चुका है। कॉमिक्स में इनकी जो सबसे पहली फाइट हुई थी वो थी जर्नी इनटू द मिस्ट्री एनुअल इशू 1 में, जहां थॉर वर्सेस हरक्यूलिस का एक क्लासिक मैचअप देखने को मिला, लेकिन ये फाइट ड्रॉ रही, क्योंकि इससे पहले कि कोई रिजल्ट निकल पाता ज्यूस ने बीच में आके लड़ाई रोक दी। उसके बाद की कॉमिक्स थॉर इशू 126 में भी इन दोनों के बीच की एक फाइट देखने को मिली। यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ट्रक्स फेंक रहे थे और एक दूसरे को बिल्डिंग्स के ऊपर फेंक रहे थे। इस फाइट में हरक्यूलिस थॉर से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल देखने को मिला, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम थॉर इशू 221 में इन लोगों की फाइट हुई तो थॉर बिल्कुल क्लियर विनर की तरह बाहर आया। मार्वल कॉमिक्स में हरक्यूलिस कई सारी अच्छी स्टोरी लाइन में जुड़ा रहा है, और थॉर के साथ भी इसके कई मैचअप्स देखने को मिले हैं। दोनों गॉड्स हैं जिनकी ज्यादातर फाइट स्ट्रेंथ बेस्ड होती है, इसलिए आते जाते इनकी कॉमिक्स में हमें थोड़ी बहुत फाइट्स देखने को मिल ही जाती हैं। अब ये देखते हैं कि एमसीयू में हरक्यूलिस का क्या रोल हो सकता है। तो कॉमिक्स में सीक्रेट इन्वेजन क्रॉसओवर में हरक्यूलिस काफी मेजर रोल प्ले करता है, और इसी स्टोरी लाइन पर बेस्ड एक एमसीयू डिज्नी प्लस शो भी आने वाला है, और उसका नाम भी सीक्रेट इन्वेजन है। कॉमिक्स में सीक्रेट इन्वेजन में स्क्रल्स ने धीरे धीरे करके पूरी अर्थ को इन्वेड कर लिया था। जितने भी पॉपुलर सुपर हीरोज थे और या फिर जितने भी पावरफुल गवर्नमेंट के लोग थे, उन सब की जगह स्क्रल्स ने ले ली थी। कोई किसी पे भरोसा नहीं कर पाता था, क्योंकि कैप्टन मार्वल मूवी में हम देख ही चुके हैं कि स्क्रल्स किसी का भी रूप ले सकते हैं। यहाँ तक कि काफी टाइम बाद पता चला कि अर्थ पे जो निक फ्यूरी बन के रह रहा था वो भी एक स्क्रल था। तो इसी स्टोरी लाइन को मार्वल वाले एमसीयू शो में फॉलो करने वाले हैं, और कॉमिक्स की तरह ही हरक्यूलिस शायद यहाँ पर भी काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिख सकता है। कॉमिक्स में एक गॉड की स्क्वाड बनाता है, जहाँ पे मार्वल यूनिवर्स के कई सारे हीरोइक गॉड्स का एक ग्रुप बनाया जाता है, जिनको स्क्रल्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए खड़ा किया जाता है, ताकि अर्थ को इन्वेड होने से रोका जा सके। वैसे काफी टाइम से रूमर थे भी कि थॉर लव एंड थंडर में हरक्यूलिस देखने को मिल सकता है, जो कि आगे चल के सीक्रेट इन्वेजन में रोल प्ले करेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो मिड क्रेडिट सीन था थॉर लव एंड थंडर का, इसका कनेक्शन सीक्रेट इन्वेजन शो के साथ होने वाला है। वैसे धीरे धीरे आगे चल के जब और भी शोज के ट्रेलर्स और टीजर्स हमें देखने को मिलेंगे तो चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इस मिड क्रेडिट सीन के खत्म होने के साथ काफी देर तक वेट करने के बाद हमें मिलता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जो कि मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि मूवी की एंडिंग में माइटी थॉर यानी कि जेन फॉस्टर ने जो सैक्रिफाइस कर दिया था, उसके बाद उसकी सोल हमें सीधे दिखती है वेलहेला में। अब इस वेलहेला को आप इस तरह से समझ लीजिए जैसे देवताओं का स्वर्ग, जहाँ देवता मरने के बाद जाते हैं। अब जैसे ही जेन फॉस्टर हमें वेलहेला में दिखती है तो वहां पे उसका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं खुद हेमडाल, जो कि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के हाथों मारे जा चुके थे। जिसके बाद हेमडाल जेन फॉस्टर को इस वेलहेला के कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है और थैंक यू भी बोलता है कि जिस तरह से जेन फॉस्टर ने हेमडाल के बेटे को प्रोटेक्ट किया था। अब इस एंड क्रेडिट सीन का एमसीयू फ्यूचर से क्या रिलेशन हो सकता है ये तो मुझे अभी समझ में नहीं आया है, लेकिन मुझे एक चीज़ अजीब ये लगी कि जिस तरह से जेन फॉस्टर ने सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ गॉर को हराने के लिए, तो एक काफ़ी इमोशनल मोमेंट बन गया था थॉर के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। लेकिन जस्ट 10-15 मिनट बाद जेन फॉस्टर को फिर से दिखा देना मेरे ख्याल से थोड़ा सा उसके सेक्रीफाइस को अंडरमाइन कर देता है। लेकिन आई होप जेन फॉस्टर का वेलहेला में जाने का एमसीयू के फ्यूचर से कोई कनेक्शन जरूर हो, ताकि इस सीन की इंपॉर्टेंस बनी रहे। तो ये 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स थे जो हमें थॉर लव एंड थंडर के लास्ट में देखने को मिले। अब इसके अलावा मूवी की बात करें
तो मेरे लिए मूवी से काफी मिक्स फीलिंग्स रही हैं। एक्टिंग की बात करें तो सबने अच्छी ही एक्टिंग की है, लेकिन एक चीज जो मूवी से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो ये थी कि गौर को शायद 4-5 गॉड्स को मारते हुए तो दिखाया जाए, लेकिन उस एरिया में बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है। बाकी कॉमेडी की कोई कमी नहीं है, हर एक बंदा हर सेकंड कॉमेडी करने के मूड में है, और यहाँ तक कि बंदों की अलग की बात है, वेपन्स भी कॉमेडी कर रहे हैं। जिस हिसाब से मूवी की टोन बिल्कुल कॉमेडिक रखी गई है, तो इससे लग रहा है कि ताइका वाइटिटी को मार्वल वालों ने बिल्कुल छूट दे के रखी थी कि जैसी मूवी भी मन में है वैसी बना डालो। वैसे फन मूवी है, अच्छा टाइम पास भी करेगी, और हर एक कैरेक्टर को शाइन करने का अपना अपना अच्छा चांस भी मिलता है इस मूवी में। वैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपने मूवी देख ली ऑलरेडी। तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी, क्या पार्ट्स अच्छे लगे और कहाँ कहाँ कमी लगी। तो अब ठीक है, फिर आज इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग के दूसरे वीडियोस देखते रहिए।